अगर हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी जेल की कल्पना करें जिसे इसलिए नहीं बनाया गया कि कैदी वहां अपनी सजा पूरी करके लौट सके, हाँ बिल्कुल। बल्कि उसे इसलिए डिजाइन किया गया था कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। आज हम स्टडी जोन इंडिया से जुड़े हमारे सभी साथियों का इस खास विस्तृत चर्चा में स्वागत करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ अंडमान और निकोबार की सेल्युलर जेल या जिसे काले पानी की सजा कहते हैं उसकी ईंटों के बारे में जानना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने इसे क्यों बनाया और कैसे कुदरत की इतनी खूबसूरत जगह को धरती के सबसे खौफनाक नरक में बदल दिया गया। सही कहा आपने। और यहीं पर ना इतिहास सिर्फ तारीखों का पन्ना नहीं रहता, मतलब वो एक भयानक मनोवैज्ञानिक अध्ययन बन जाता है। हाँ, जहाँ सत्ता का मकसद न्याय देना नहीं बल्कि खौफ पैदा करना हो। तो चलिए 1857 की क्रांति के उस दौर से शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि 1857 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों को इतनी भयानक जेल की जरूरत पड़ गई। देखिए 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था ना, वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक भूचाल था। मतलब उनकी नींव हिल गई थी। सत्ता के गलियारों में ये बात साफ हो चुकी थी कि अगर इस विद्रोह को तुरंत नहीं कुचला गया तो भारत से उनका बोरिया बिस्तर सिमटना तय है। लेकिन यहाँ उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां खड़ी हुई थी। और वो चुनौती ये थी कि पकड़े गए विद्रोहियों को आखिर डराया कैसे जाए, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी थे जिनके मन से मौत का डर पूरी तरह गायब हो चुका था। मतलब जो इंसान खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम रहा हो, उसे फांसी की सजा देना तो एक तरह से उसे शहीद बना देना हुआ। हाँ, और बाकियों के लिए प्रेरणा बनाना भी। इसी वजह से अंग्रेजी हुकूमत को ना एक नई रणनीति की जरूरत थी। जब दुश्मन मौत से नहीं डरता तो उसे एक ऐसी सजा देनी पड़ती है जो मौत से भी ज्यादा लंबी और दर्दनाक हो। तो उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर हो। सही कहा। इसलिए मुख्य भूमि से 1300 किलोमीटर दूर सुदूर समंदर में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर को चुना गया और 10 मार्च 1858 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों का पहला जत्था वहां भेज दिया गया। ये तो ऐसा था जैसे किसी आग को पानी से बुझाने में नाकाम होने पर अंग्रेजों ने उस जगह से ऑक्सीजन ही खींच लेने का फैसला कर लिया हो। ये तुलना एकदम सटीक है। वो ऑक्सीजन थी उनकी अपनी मातृभूमि, उनका समाज। और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मनोविज्ञान भी था। वो समंदर पार करने वाला डर। हाँ, उस दौर में समुंदर पार करने को धर्म भ्रष्ट होने के रूप में देखा जाता था। इसे ही काले पानी का खौफ कहते थे। अंग्रेजों ने बस इसी डर को अपना हथियार बना लिया। लेकिन एक बात बताइए, जब हम 1858 की बात कर रहे हैं तो वहां पोर्ट ब्लेयर में कोई बनी बनाई जेल तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। तो बिना किसी सुविधा के इतने सारे लोगों को एक अनजान जंगली टापू पर कैसे रखा गया? मतलब 1000 कैदी, वो भी खुले में। असल में उन्हें रखने का कोई इरादा था ही नहीं। जब वो 1000 कैदी वहां उतरे ना, तो वहां सिर्फ घने जंगल और जानलेवा बीमारियां थी। बाप रे। उनका सबसे पहला काम था उन जंगलों को काटना। एक तरह से उनसे खुद अपनी ही कब्र खुदवाई जा रही थी। और मजेदार बात यह है कि ये जंगल वो खुद के रहने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज अधिकारियों के कमरे बनाने के लिए काट रहे थे। ये तो शारीरिक से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना है। खुले आसमान के नीचे सोना, और वो भी ऐसे इलाके में जहां हर कदम पर जहरीले सांप और बिच्छू हों। और जानलेवा मच्छर भी। हाँ, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियों ने वहां बिना किसी सजा के कितनों की जान ले ली होगी। देखिए, ये प्रकृति के जरिए किया जाने वाला एक नेचुरल टॉर्चर था। अंग्रेजों को उन कैदियों के इलाज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना था। कोई बीमारी से मरता है तो उनके लिए एक सिरदर्द कम होने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे कैदियों की तादाद बढ़ी तो ये प्राकृतिक जेल कम पड़ने लगी। तब जाकर 1896 में एक प्रॉपर जेल का निर्माण शुरू हुआ, जिसे हम आज सेल्युलर जेल कहते हैं। और 1906 में जब ये बनकर तैयार हुई तो इसमें बर्मा से लाई गई लाल ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन मुझे इस जेल की जो डिजाइन है ना, वो सबसे ज्यादा विचलित करती है। वो 7 अलग-अलग इमारतें वाला डिजाइन। हाँ, जो एक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बाहर की तरफ निकलती थी। बीच में एक बड़ा टावर और आपातकालीन घंटी, और सबसे डरावनी बात, लगभग 700 एकदम छोटी छोटी कोठरियां। इसी डिजाइन को पैनोप्टिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। लेकिन इतनी सारी छोटी कोठरियां क्यों? क्या वो एक बड़े बैरक में ज्यादा कैदियों को आसानी से नहीं रख सकते थे? यहीं पे जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट,
यानी एकांतवास के पीछे का मनोविज्ञान। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि इंसान के दिमाग को तोड़ने का तरीका था। मतलब उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर देना। हाँ, इंसान मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है। जब कैदी एक बैरक में होते हैं तो वो अपना दर्द बांटते हैं, योजनाएं बनाते हैं। इन 700 छोटी कोठरियों को ऐसे बनाया गया था कि एक कोठरी का दरवाजा दूसरे विंग की खाली दीवार की तरफ खुलता था, ताकि कोई किसी का चेहरा तक ना देख सके। बात करना तो बहुत दूर की बात है, कोई कैदी ठीक से हाथ पैर भी नहीं फैला सकता था। ये पूरी तरह से एक संवेदी वंचना यानी सेंसरी डिप्राइवेशन था। बिना किसी से बात किए महीनों तक एक सीलन भरी कोठरी में रहना, ये तो इंसान को पागल कर देने के लिए काफी है। और ये तो सिर्फ ढांचे की बात है, वहां की दिनचर्या इससे भी भयानक थी। मैंने पढ़ा है कि कैदियों से कोल्हू के बैल की तरह नारियल का तेल निकलवाया जाता था। और हर कैदी को दिन भर में एक तय मात्रा, कई बार 30 पाउंड तक तेल निकालना होता था। उन्हें एक भारी लकड़ी के कोलू में जोत दिया जाता था। और अगर शाम तक वो काम पूरा ना हो तो सजा के तौर पर उन्हें निर्दयता से कोड़े मारे जाते थे। इसके अलावा रस्सी बुनना, चक्की से आटा पीसना, ये सब करवाया जाता था ताकि उनके शरीर में सोचने की ऊर्जा ही ना बचे। काम के अलावा सजा के तरीके तो रूह कपा देने वाले हैं। हथकड़ी से बांधकर कई दिनों तक दीवार के सहारे खड़ा रखना, वो भी बिना खाने पीने के। और वो खुरदुरे कपड़े पहनाने वाली बात, वो तो और भी क्रूर थी। हाँ, जिससे शरीर छिल जाता था और घावों पर जहरीली चींटियां चिपक जाती थी। लेकिन इन सब में मुझे जिस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति है वो है टॉयलेट की सुविधा करना होना। मतलब कैदियों को सिर्फ 2 थालियां दी जाती थीं, एक खाने के लिए और दूसरी शौच और नहाने के लिए। बिल्कुल। ये 2 थालियों वाली बात ना सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये इंसान की गरिमा को पूरी तरह कुचलने का एक बहुत ही घटिया तरीका था। क्या उनका उद्देश्य सिर्फ सजा देना था या इंसानियत को ही खत्म कर देना था? मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे सिस्टमैटिक डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। ये सिस्टम सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से मार देने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वो खुद को कीड़े मकोड़े समझने लगे। हे भगवान! और अगर कोई इसके खिलाफ भूख हड़ताल करता था ना, तो उसके मुंह में जबरदस्ती नली डालकर तब तक खाना डाला जाता था जब तक कि कैदी की मौत न हो जाए, ताकि दूसरों में खौफ बना रहे। मतलब आपके पास अपनी मौत का तरीका चुनने का भी कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों पर सिर्फ हमारा कब्जा है, यही उनका संदेश था। इतनी यातनाओं के बाद तो वहां से भागना लगभग नामुमकिन ही लगता है। ये तो एक ऐसा एल्केट्राज था जिसके चारों ओर सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि मौत बांटने वाला एक भयानक जंगल भी था। हाँ, जहां खारे पानी के मगरमच्छ, जहरीले सांप और ऐसे आदिवासी थे जो बाहरी इंसान को देखते ही तीरों से छलनी कर देते थे। लेकिन इसके बावजूद इंसानी जज्बा देखिए कि कैदियों ने हार मानने के बजाय विद्रोह किया। सही कहा। जब इंसान की जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो जाती है ना, तो वो कुछ भी अकल्पनीय कदम उठाने को तैयार हो जाता है। मार्च 1868 में यही हुआ था, जब 238 कैदी भाग निकले थे। हाँ, लेकिन उनमें से कई तो आदिवासियों के हमले का शिकार हुए या फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली। और जो वापस पकड़े गए, उनके साथ जो हुआ वो और भी खौफनाक था। जेल अधीक्षक जेम्स वॉलकर ने एक ही दिन में 87 कैदियों को फांसी दे दी थी। 87 लोगों को एक साथ फांसी देना ये कोई न्याय नहीं था, ये सिर्फ खौफ पैदा करने का एक जनसंहार था। लेकिन इसके 4 साल बाद फरवरी 1872 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको कंपा दिया। अरे हाँ, शेर अली अफरीदी की घटना। ये तो किसी फिल्म की तरह लगती है। बिल्कुल। शेर अली ने जेल के अंदर ही भारत के सबसे शक्तिशाली आदमी वाइसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। एक कैदी ने वाइसरॉय को मार दिया।